Hello students, a warm welcome to online platform. Today we are discussing a new topic that is Human Genome Project. आज का जो हमारा टॉपिक है लैक ओपेरॉन के बाद वो है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आल्सो नोन एज HGP। इसको हम HGP के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की तो देखिए जीनोम क्या होता है। बायोलॉजी के अंदर बहुत बार यूज होने वाली टर्म्स होती है जीनोम। तो मैं यहाँ पर आपको कह सकता हूँ कि जीनोम मीन्स होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका जेनेटिक कंटेंट, ठीक है। यानी जीनोम क्या है, जेनेटिक कंटेंट, और जेनेटिक कंटेंट मीन्स हो गया DNA, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका DNA है और ये जेनेटिक कंटेंट है आपका, इट मीन्स ये है आपका DNA, आपका जीनोम, जिसको आप कहते हो जेनेटिक कंटेंट। तो अब देखिए इस जीनोम प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जीनोम प्रोजेक्ट में हम जो जीनोम है उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। आइडेंटिफिकेशन और स्टडी का मीन क्या हो गया, क्योंकि जीनोम क्या है, जेनेटिक कंटेंट यानी DNA। अब आप इसका आइडेंटिफिकेशन करोगे, इसकी स्टडी करोगे तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि DNA इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें पेंटोस शुगर है और फास्फेट ग्रुप है, वो तो सेम है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डिफरेंस है नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस में। यानी मैं ये कह सकता हूँ मेरा जीनोम या मेरा जेनेटिक कंटेंट आपके जेनेटिक कंटेंट से डिफरेंट है। उसका रीज़न यही है कि मेरा नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है DNA का, वो आपके DNA सीक्वेंस से क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो DNA कंटेंट है उसकी सीक्वेंसिंग है, जो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है जो मेरा और आपका डिफरेंट है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम डिटरमाइन करेंगे, और उसे ही हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखिए, अगर हम बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कि इसकी नेसेसिटी क्या है, तो नेसेसिटी हम आगे जाकर देखेंगे कि देखिए, अगर मान लीजिए हमने पीछे पढ़ा था म्यूटेशन, हमने पढ़ा था जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर हमने देखा कि जो जीन है उसकी स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर कुछ डिफरेंट हो जाता है या अनडिजायरेबल चेंज हो जाता है तो उससे डिजीज़ कोज होती है। तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम कब उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जब हमारे पास जो जीन है उसका सीक्वेंस हो, हमें पता चले कि एक हेल्थी जीन का सीक्वेंस ये होता है और म्यूटेंट जीन का सीक्वेंस ये होता है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स के बहुत ज़्यादा गोल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हम इसके चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मीन्स एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप जो जेनेटिक कंटेंट है, आपका जीनोम है, उसका सीक्वेंस है, उसको आइडेंटिफाई करते हो, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यानी हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हम सबसे पहले हम कह सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन DNA दैट डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म। यानी हम कह सकते हैं द सीक्वेंसेस ऑफ बेस दैट डिटरमाइन द जेनेटिक information of an organism। यानी हम कह सकते हैं हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है बेस सीक्वेंस को। अगर हम बेस सीक्वेंस को डिटरमाइन कर लेंगे तो हम क्या कर लेंगे, जीनोम का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जीनोम क्या है, जेनेटिक कंटेंट है। यानी हम कह सकते हैं हम और आप, अगर हम कहें इफ़ टू इंडिविजुअल आर डिफ़र फ्रॉम दियर DNA सीक्वेंस, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो
इंडिविजुअल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं इफ़ टू इंडिविजुअल यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं एक स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं हूँ, आप हैं, तो इफ़ टू इंडिविजुअल डिफर देन देयर DNA सीक्वेंस आल्सो डिफरेंट, यानी हम कह सकते हैं अगर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है तो उनका DNA भी क्या होगा, उनका सीक्वेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, यानी उनका डिफरेंट क्या होगा, सीक्वेंस जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू फाइंडिंग, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपका सीक्वेंस और मेरा सीक्वेंस डिफरेंट है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ड्यू टू फाइंडिंग कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ DNA, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो DNA का कंप्लीट सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का एक पैटर्न है, तो उसका पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना है और उसी से हम क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी DNA है उसका पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है तो वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से ये पॉसिबल होता है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी की, यानी बायोटेक्नोलॉजी भी हमारा एक चैप्टर है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल से DNA को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सब किससे पॉसिबल हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। यानी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स हो गया, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल से DNA को आइसोलेट करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कट करेंगे। तो यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी हम कह सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हम कह सकते हैं इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट DNA and determine their sequences। यानी हम कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ब्रांच है, उसको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम DNA को आइसोलेट करते हैं, किस प्रकार से उसको कट करते हैं, किस प्रकार से जीन फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पूरी ब्रांच क्या है, आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, और ये हमारा पूरा चैप्टर है। तो अभी तो हम यही कह सकते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसी की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम कोई भी जीन है उसको आइसोलेट कर सकते हैं और उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ ए मेगा प्रोजेक्ट। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्या है ये, मेगा प्रोजेक्ट। हम कह सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ ए मेगा प्रोजेक्ट। इसलिए पॉसिबल क्यों है, मेगा प्रोजेक्ट क्यों है ये, तो देखिए ह्यूमंस के अंदर टोटल कितने बेस पेयर होते हैं। इन ह्यूमन अप्रोक्सीमेटली, अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली, तो इन ह्यूमंस अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर। अगर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन जो है उसके अंदर टोटल बेस पेयर कितने होते हैं, एक DNA के अंदर टोटल बेस पेयर होते हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर।
और एक बेस पेयर की अगर सीक्वेंसिंग की हम बात करें, कॉस्ट ऑफ, देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, बेस सीक्वेंस ही पता करना है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट कितनी आएगी इसकी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, या हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग $3 पर बेस पेयर। अब बात देखिए आप कि स्टार्ट के अंदर अगर हम बात करें कि अगर आपको एक बेस पेयर है उसको आइडेंटिफाई करना है तो कितना उस पर कॉस्ट आता है, $3। तो टोटल कितना आ जाएगा, बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। टोटल कॉस्ट ऑफ जीनोम अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन, इतनी कॉस्ट आएगी। देखो स्टार्टिंग के अंदर जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था तब क्या हुआ कि एक डीएनए की सीक्वेंसिंग को पता करने में $3 की कॉस्ट आई थी, और टोटल डीएनए के बेस पेयर कितने हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी, $9 बिलियन। तो देख सकते हो आप कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है, और इतने ज़्यादा बेस पेयर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, तब जाकर आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा, ठीक है। तो ये आपने देखा आइडेंटिफिकेशन कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक कंटेंट यानी डीएनए, और डीएनए जो होता है वो सेम होता है बट नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है वो डिफ़र होता है, उसी को आइडेंटिफाई करना होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर आपने देखा कि आपको कंप्लीट सीक्वेंस पता करना है, और वो किससे पॉसिबल हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। हम क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस इन दियर डीएनए, यानी डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस में डिफरेंट होने से ही हमारे कैरेक्टर्स क्या हैं, डिफर है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसकी हमें नेसेसिटी हुई। तो ये आपका इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं गोल्स ऑफ एचजीपी। Now students, we are discussing about goals of HGP। अब हम बात करते हैं goals of HGP, या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ HGP। यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब साइंटिस्ट ने शुरू किया तब उनका गोल क्या था, वो इससे क्या अचीव करना चाहते थे, उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि गोल्स ऑफ HGP की, तो फर्स्ट जो गोल है वो क्या था। देखिए ह्यूमंस के अंदर टोटल जीन्स होती है 20 to 25,000, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट गोल तो यही था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ 20 to 25,000 जीन्स ऑफ ह्यूमन। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि हम क्या चाहते हैं कि 20 to 25,000 जीन्स जो है ह्यूमंस की, उसको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट गोल है एचजीपी का, जो फर्स्ट गोल है वो यही है कि 20 से 25,000 जो जीन हैं जो ह्यूमंस के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करना। और इतनी जीन है, और टोटल सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो टोटल सीक्वेंस था 3 × 10⁹ बेस पेयर। यानी हम कह सकते हैं टू डिटरमाइन द 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस इन डीएनए। यानी डीएनए के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा जो 3 बिलियन बेस पेयर का जो सीक्वेंस है उसको हमें क्या करना था, डिटरमाइन करना था। टोटल जीन्स तो इतनी है और टोटल बेस पेयर इतना है, तो इन सभी के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना था। ये किसका गोल था, ह्यूमन जीनोम
प्रोजेक्ट का। और तीसरा अगर हम गोल की बात करें तो हम कह सकते हैं टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। थर्ड क्या है आपका? टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। अब बताओ, इतना ज़्यादा बेस पेयर का सीक्वेंस है, अगर हम इसको नोट करेंगे तो ये तो है नहीं हम किसी एक पेज पे नोट करेंगे, उसका एक डाटाबेस तैयार करना पड़ता है अपने को। उसको हम अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि कौन सी जीन का कौन सा सीक्वेंस है। तो टोटल इन्फॉर्मेशन हमें डाटाबेस के अंदर उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है 3 से 6,000 पेज की एक नोटबुक बनी थी, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसको पब्लिश किया गया था। तो हम कह सकते हैं थर्ड जो हमारा गोल है वो है इन्फॉर्मेशन है, उसको डाटाबेस के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। फोर्थ क्या है? फोर्थ अगर हम गोल की बात करें तो हम कह सकते हैं टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। यानी हमारा जो नेक्स्ट गोल है वो है कि हमें टूल्स को इम्प्रूव करना है, डाटा एनालिसिस। टूल्स क्या होती है? देखिए, अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके अंदर जो भी मशीनरी हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं। तो डाटा एनालिसिस की जो मशीनरी है उसको हमने इम्प्रूव किया, यानी जो डाटाबेस है उसको रीड करना, उसको स्टोर करना, उसका एनालिसिस करना, उसके लिए जितनी भी टूल्स थी उनको भी इम्प्रूव करना, किसका गोल था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ गोल की, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उसका फिफ्थ गोल था ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू रिलेटेड इंडस्ट्री। फिफ्थ गोल है आपका ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू रिलेटेड इंडस्ट्री। अब देखिए, आप सोचेंगे सर इंडस्ट्री में क्या काम आएगा इसका, एचजीपी का। इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे टाटा मोटर या मारुति मोटर्स की बात चल रही है कि स्पेयर पार्ट्स में उनका क्या यूज़ होगा। देखिए, इंडस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्री की बात हो रही है। रिलेटेड इंडस्ट्री का मतलब होता है मेडिसिन डिपार्टमेंट या मेडिसिन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कौन सी मेडिसिन का क्या यूज़ होता है, कौन सी जीन है, उससे कौन सा हार्मोन बनता है और वो हार्मोन किस ऑर्गन पर, किस साइट पर काम करता है। और उस मेडिसिन जो है, अगर आपको भी पता है कि जैसे हम कोई भी टैबलेट लेते हैं तो उस टैबलेट का एक टारगेट ऑर्गन होता है जिसके ऊपर वो क्या करता है, अपने जो एक्शन है, अपने वर्क्स है, अपने एक्ट्स को परफॉर्म करता है। तो उसका पता लगाने के लिए एचजीपी क्या है, यूजफुल है। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास डाटा एनालिसिस है, जो टूल्स हमने इम्प्रूव की है, उसको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। और किस में अप्लाई करना है? किसी भी रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हमें अप्लाई करना है। तो फिफ्थ हमारा गोल्स यही है कि हम जो भी अचीव कर रहे हैं उसको हमें एक रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर क्या करना है, अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम बात करें सिक्स्थ गोल की, तो हम कह सकते हैं कि ELSI का मतलब होता है टू सॉल्व एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यू which arise from HGP। इनका एक गोल और भी था कि अगर आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उस पे काम कर रहे हैं तो आपको एथिकल, लीगल और सोशल इशू है उसको सोल्व करना होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो एथिकल हो सकती है, एथिकल का मतलब है मॉरल वैल्यू, लीगल और सोशल कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर किसी को कोई लॉस होता है या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, तो उसको सोल्व भी करना है इनको, एचजीपी को। क्योंकि मान लीजिए आप किसी जीन को निकाल रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म में जीन को इंसर्ट कर रहे हो, तो उससे कोई ना कोई अगर इश्यू बन जाता है तो इस इश्यू को सोल्व करना किसका काम है, एचजीपी का। तो ये भी हम कह सकते हैं
कि एक गोल है आपका HGP का। अब बात करते हैं हम 7th गोल की। 7th गोल है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच बहुत बाद में आई थी, और आजकल तो हायर एजुकेशन के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एक ब्रांच अलग से बनी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो MSc करते हैं किसके अंदर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करते हैं। यानी हम कह सकते हैं क्लोज एसोसिएशन, यानी हम यहाँ पर जो HGP है उसका हमें क्लोज एसोसिएशन करना है किसके साथ, ऑफ HGP इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो भी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन बायोलॉजी के अंदर मिलती है उसको स्टोर करते हैं, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो हम चाहते हैं कि HGP है उसका एक एसोसिएशन हो किसके साथ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ, क्योंकि जो भी आपको डाटा मिलेगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, तो उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। उसके बाद आपका 8th जो गोल है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA सीक्वेंसिंग या DNA सीक्वेंस ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, यानी ह्यूमंस को छोड़कर अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका भी हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है। ऐसा गोल इनका था, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। अगर हम उनकी जीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन फिक्सेशन की जीन है, आपको पता है कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अगर हम उस नाइट्रोजन फिक्सेशन की जीन को प्लांट के अंदर डाल दें तो सभी प्लांट क्या करने लग जाएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाएंगे। तो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो जीन्स है बैक्टीरिया की, उसका भी हमें पता लगाना है, तभी हम उसको प्लांट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नॉन ह्यूमन्स ऑर्गेनिजम्स हैं उसका DNA सीक्वेंस भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये गोल्स बनाए थे किसने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे जिनके अंदर इन्होंने वर्क किया था। तो ये था गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यानी हमने देखा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी आपको जीनोम यानी जेनेटिकली जो कॉन्टैक्ट है, जेनेटिक कंटेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है, नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस पता करना है, फिर उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे वेरियस जो ब्रांचेज हैं उसके अंदर। और ये हमारे क्या थे, कुछ गोल्स थे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन का, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखे गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेथडोलॉजी की। देखिए, मेथडोलॉजी का मतलब है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको आप किस प्रकार से बनाएंगे, क्या मेथड है, आप DNA सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उन सभी मेथड्स को हम आज डिस्कस करेंगे, तो उसको बोलते हैं मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, किस प्रकार से हम कोई भी DNA कंटेंट है, कोई जेनेटिक कंटेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार से उसके सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे। उन सभी टेक्निक्स को हम क्या बोलते हैं, मेथडोलॉजी, यानी मेथड्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एक ही बात है मेथडोलॉजी या मेथड्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देयर आर टू अप्रोच ऑफ HGP। दो मेथड है यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। पहला है आपका एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, पहला मेथड है आपका एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिसको हम बोलते हैं ESTS, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। फर्स्ट आपकी मेथड है ये। दूसरा हम कहते हैं इसको सीक्वेंस एनोटेशन। दूसरा मेथड क्या है आपका, सीक्वेंस एनोटेशन।
दो मेथड है जिससे आप डीएनए का जो सीक्वेंस है, या हम कह सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास दो मेथड हैं। अगर मैं इनके डेफिनेशन की बात करूं तो हम ईजीवी के अंदर बात कर रहे हैं। ईजीवी के अंदर देखिए कि यहाँ पर दो मेथड हैं, और आप सोचेंगे कि सर इन दो मेथड्स जो हैं इनको हम क्या डिफ़ाइन करें, कैसे डिफ़ाइन करें। तो देखिए दो चीज़ें होती है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग का मतलब है कि अपनी बॉडी में कुछ जीन्स तो ऐसी हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है। एक्सप्रेस यानी आपने पढ़ा होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हमारा टॉपिक, जिसके अंदर कोई जीन एक्सप्रेस करती है तो वो उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन बनाती है। तो कुछ जीन्स तो क्या है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, अगर आप उसका सीक्वेंस निकालते हो तो उसको एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोल देते हैं। सीक्वेंस एनोटेशन मीन्स होता है जो नॉन एक्सप्रेसिव जीन्स होती हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, जो आरएनए नहीं बनाती, प्रोटीन नहीं बनाती, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम सीक्वेंस एनोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ आपको डीएनए सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग का मतलब है कुछ जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, अगर आप उससे आइडेंटिफाई करोगे तो उसे कहेंगे एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। कुछ जीन जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई, मतलब कुछ जीन है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, और उसका अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम उसे क्या कहते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए अगर आपको डीएनए का सीक्वेंस, अगर आपको मान लीजिए आइडेंटिफाई करना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन HGP isolate the DNA from cell। ठीक है, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको जो जीन है उसको हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है। अब यहाँ पर देखिए आप कि अगर हमें जीन को आइसोलेट करना है तो मान लीजिए ये कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका डीएनए कंटेंट है, तो हम इसको सेल वॉल को लाइसिस करेंगे, सेल वॉल को हटाएंगे, न्यूक्लियस को हटाएंगे, फिर हम उस डीएनए को निकालेंगे। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर कि किस प्रकार से हम डीएनए को सेल से आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है ना, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पर यूज़ होते हैं, किस प्रकार से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना कि सबसे पहले तो हमें अगर डीएनए को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको सेल से क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। कट करने के बाद, निकालने के बाद हम कह सकते हैं कट द डीएनए इन वेरियस रैंडम फ्रेगमेंट by restriction endonuclease एंजाइम। यानी हम जब डीएनए को आइसोलेट करेंगे तो उसको बहुत सारे सेगमेंट्स में हम कट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है तो इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट किया जाता है। कौन कट करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। कट करने का मतलब है हमारे पास बहुत सारी जीन्स बन जाती है, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करता है। तो सेकंड स्टेप आपका ये है कि आप डीएनए को कट करेंगे। दो स्टेप मैंने अभी बताए, पहला तो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सेल से डीएनए को निकालेंगे, दूसरे स्टेप में हम डीएनए को कट करेंगे। किससे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि जो हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी वाला, उसके अंदर हमें सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। तो अभी तो आप बस इतना ही मान लीजिए कि इसको डीएनए को निकालेंगे फिर इसको कट करेंगे। ये डायग्राम मत बनाना, ये दोनों स्टेप आपको नोट करने हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, उसके बाद आगे के स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी में
कि फर्स्ट स्टेप तो था हमारा कि हमने डीएनए को कट किया, यानी आइसोलेट किया, उसको बाद में उसको फ्रेगमेंट्स में हमने कट किया। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेप की। तो थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि द डीएनए फ्रेगमेंट fragments are inserted into BAC और YAC। देखिए BAC क्या होता है? BAC होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और YAC होता है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है थर्ड, कि आपने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उसको फ्रेगमेंट में कट कर दिया, उसके बाद हम इसको BAC और YAC में क्यों कर रहे हैं इंसर्टेड। ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही पार्ट है कि मान लीजिए आपके पास कोई डीएनए को आपने कट किया और ये फ्रेगमेंट है, तो आपको इनकी क्या करनी है? क्लोनिंग करनी है। क्लोनिंग करने के लिए आप क्या करोगे? इसको बैक्टीरिया या ईस्ट सेल के अंदर क्या करोगे? एंटर करवाओगे। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बैक्टीरिया और ईस्ट में डिवाइडेशन बहुत फास्ट होता है, मतलब ये सेल बहुत जल्दी डिवाइड होती है। एक बैक्टीरिया एक दिन में लाखों की संख्या के अंदर ग्रो कर जाते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसकी क्लोनिंग हो जाए, यानी इसकी बहुत सारी कॉपीज़ है वो तैयार हो जाए। तो उन कॉपीज़ को तैयार करने के लिए हम इसे बैक्टीरिया या ईस्ट में एंटर करवाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही अगर ये डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है, ह्यूमन डीएनए है, अगर आप इसको बैक्टीरिया या ईस्ट के अंदर एंटर करवा दोगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। इसलिए हम एक ऐसा क्रोमोसोम बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया के जैसा हो या ईस्ट के क्रोमोसोम के जैसा हो, उसे हम कहते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब मान लीजिए उस डीएनए जीन को हम इसके साथ ऐड करके इसके अंदर डालेंगे तो वो भी ग्रो करेगा, बैक्टीरिया जैसे डिवाइड होगा तो हमारी जीन्स भी उस क्रोमोसोम के साथ डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर आप बैक्टीरिया के अंदर इस जीन को एंटर कर रहे हो तो क्या होगा? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और अगर आप ईस्ट के साथ ऐड करना चाहते हो तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कहने का मतलब सबसे पहले हम दो क्रोमोसोम बनाएंगे जो कि बैक्टीरिया और ईस्ट के जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनके साथ उसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद फिर हम इस बैक्टीरिया के अंदर इसको एंटर करवाएंगे, जिससे क्या होगा? जिससे हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है, जो जीन है, उसकी क्या हो जाती है? क्लोनिंग हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे बैक्टीरिया ईस्ट डिवाइड होगा वैसे वैसे हमारी जीन्स भी डिवाइड होगी, लेकिन उससे पहले हम उसे बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और उसके साथ इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसको एंटर करवाएंगे। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप होगा द फ्रेगमेंट आर क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर कि हम सबसे पहले क्या किया? डीएनए को कट किया था, आइसोलेट किया, कट किया, उसके बाद उसको BAC और YAC के साथ जोड़कर अब इस होस्ट सेल के अंदर एंटर करवा देंगे तो क्या हो जाएगी? क्लोनिंग हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे बैक्टीरिया ईस्ट डिवाइड होगा वैसे वैसे हमारी जीन्स भी क्या होगी? डिवाइड होगी। तो हम कह सकते हैं द फ्रेगमेंट आर क्लोन्ड इन सूटेबल होस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे फिफ्थ स्टेप की, तो फिफ्थ स्टेप है द फ्रेगमेंट आर सीक्वेंस्ड एज एनोटेशन। अब क्या होगा? जो सीक्वेंस हमें मिलेगा उसका हम क्या करेंगे? एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब होता है मार्किंग करेंगे। अब हम उनका क्या करेंगे? मार्किंग करेंगे, किस प्रकार से हमें सीक्वेंस मिले हैं। तो ये हमारे 5 स्टेप हो गए, नोट कर लीजिए। उसके बाद 2 स्टेप और हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कह सकते हैं कि जो सिक्स्थ जो आपका स्टेप है उसमें हम कह सकते हैं द सीक्वेंस वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन। यानी हम कहेंगे कि अब जो सीक्वेंस हमें मिला है उसके अंदर क्या होता है, कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सीक्वेंस मिलेंगे उन सीक्वेंस को पास पास रखेंगे जिनके लगभग क्या है उनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं। तो सिमिलरिटीज़ को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग रीजन। यानी जो सीक्वेंस हमें मिला है आइडेंटिकल सीक्वेंस तो नहीं है लेकिन ओवरलैपिंग रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो सेम हैं, तो उनको हम क्या रखेंगे, पास पास रख देते हैं और उनको क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिक्स्थ स्टेप हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, सेवन्थ स्टेप की। तो हम कह सकते हैं सेवन्थ स्टेप में कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम यूज्ड फॉर एनोटेशन। क्योंकि जो सीक्वेंसिंग है उसको मार्किंग करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या होगा, टोटली कंप्यूटर बेस्ड क्या होता है, प्रोग्राम होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, विद द हेल्प ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन माइक्रोसैटेलाइट restriction enzyme recognition site and gene map prepared। अब देखिए क्या करेंगे, हम कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम को काम में लेंगे, उसके बाद ओवरलैपिंग रीजन्स को पास पास रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डीएनए का सीक्वेंस अलग अलग होता है, उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए के ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, जैसे डीएनए प्रोब मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसैटेलाइट यानी ऐसा डीएनए सीक्वेंस जिसका हमें पहले से ही बेस सीक्वेंस पता हो, तो हम क्या करेंगे, जो क्लोन्ड जीन उसके पास लेकर जाएंगे। तो अगर वो उसके साथ पेयरिंग कर लेती है, इसका मतलब माइक्रोसैटेलाइट के अपोजिट बेस पेयर उसके पास होता है, तो उसको माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को कट करता है, रिकॉग्नाइजेशन साइट जिसको पहचानता है, और जीन मैप यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको हम तैयार कर लेते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले डीएनए को कट किया, आइसोलेट किया, कट किया, उसके बाद बीएससी वाईएससी के साथ जोड़ा, फिर बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर एंटर करवा दिया, क्लोनिंग हो गई, फिर उनकी मार्किंग कर दी यानी एनोटेशन हो गया, और एनोटेशन के बाद हम कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम से उसकी एनोटेशन करते हैं। उसके बाद जिस बेस सीक्वेंस आइडेंटिकल बेस सीक्वेंस है, ओवरलैपिंग सीक्वेंस है, उसको पास पास रखेंगे, उनको अरेंज कर लेंगे, फिर ये चीज़ें हम तैयार कर लेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म, माइक्रोसैटेलाइट मैंने आपको बताया है, रिकॉग्नाइजेशन साइट बताया है, जीन मैप बताया है, तो इसके ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। ये टर्म्स हम बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, तो नोट कर लीजिए आप इसको एक बार।